तो अपन पढ़ रहे थे ठोस अवस्था के बारे में। तो पहले ही बता देता हूँ कि जो पदार्थ होता है वो पदार्थ क्या होगा कि अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी पदार्थ है, क्या कहेंगे, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये जो छोटे कण हैं, इन छोटे कणों को क्या कहा जाता है? अवयवी कण कहा जाता है। क्या कहेंगे इनको? अवयवी कण। तो पदार्थ के जो अवयवी कण हैं वो अवयवी कण किस रूप में हो सकते हैं? वो आपके अणु के रूप में हो सकते हैं, कण के रूप में हो सकते हैं, या फिर एक आयन के रूप में वो हो सकते हैं। ये अवयवी कण या जो पार्टिकल्स हैं वे परस्पर संयुक्त होकर के किसका निर्माण कर लेते हैं? पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं। अब ये जो अवयवी कण किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, बंध बनाते हैं, उसी आधार पर पदार्थों की अवस्थाओं का निर्धारण किया गया है। यहाँ पर पदार्थों की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं और तीनों अवस्थाओं के बारे में अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। और वो 3 अवस्था उसका चार्ट यहाँ बना रहे हैं और इस चार्ट के आधार पर इनकी विशेषताएं देखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली अवस्था ठोस अवस्था। पहली कौन सी है? ठोस अवस्था। दूसरी आपकी लिक्विड द्रव अवस्था। और तीसरी जो अवस्था है वह है गैसीय अवस्था। ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था। तो जो ठोस अवस्था होगी, इस ठोस अवस्था में कि जो अवयवी कण थे, जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे? क्लोजली पैक होते हैं। एक दूसरे के साथ मजबूती से जो अवयवी कण हैं वो बंधे हुए रहते हैं। यानी इस प्रकार से यूँ कहें कि ठोस अवस्था के अवयवी कणों के बीच का जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन जो फोर्स है, वह काफ़ी अधिक होता है। क्या कहेंगे यहाँ पर कि इसके जो अवयवी कण हैं इनमें परबल आकर्षण बल होता है। क्या होगा? परबल आकर्षण बल होगा। परबल आकर्षण बल होने के कारण इसके जो अवयवी कण हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। एक दूसरे के साथ मजबूती से ये जो कण हैं वो बंधे हुए रहते हैं। दूसरा आपका है द्रव अवस्था। इसमें क्या होगा कि जो आकर्षण बल है वह ठोसों की बजाय थोड़ा कम होगा। यानी इसके जो कण हैं, अवयवी कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो थोड़े दूर व्यवस्थित रहते हैं, उतने क्लोज नहीं रहते हैं जितने कि ठोस अवस्था के रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि द्रव अवस्था में कौन से दुर्बल आकर्षण, या यूँ कहें कि ये दुर्बलता लिए होती है, दुर्बल आकर्षण होता है। ठोस अवस्था, जो द्रव अवस्था होगी उसमें दुर्बल आकर्षण बल होगा। गैसीय अवस्था जो होगी उसके जो पार्टिकल्स हैं, अवयवी कण हैं, उनमें आकर्षण बल न के बराबर होता है और इसके, या जो यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही कम होता है, और ये जो कण हैं वो काफ़ी यथार्थ रूप से फैले हुए रहते हैं। यानी इस प्रकार से ये जो कण हैं व्यवस्थित रहते हैं या फैले हुए रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा? ठोस अवस्था प्रबल आकर्षण बल, द्रव्य दुर्बल आकर्षण बल, और गैसीय अवस्था में न के बराबर या बहुत ही कम पाया जाता है। अब देखिए, जो ठोस अवस्था थी उसमें प्रबल आकर्षण बल है। प्रबल आकर्षण बल के कारण ये जो पदार्थ होंगे वो पदार्थों का जो आकार है
या यूं कहें इसकी आकृति, शेप, इनका शेप वो क्या होगा, निश्चित होगा। साथ में इसका जो आयतन है, आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। ये जो आपके ठोस पदार्थ हैं उनकी पहली विशेषता हो गई कि इनका आकार और आयतन जो है वो दोनों ही क्या होंगे, निश्चित होंगे। यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो द्रव अवस्था वाले पदार्थ होंगे उनका आकार वो तो होता है अनिश्चित, लेकिन इसकी जो वैल्यू है या आयतन वो क्या होगा, निश्चित होगा। इनका जो शेप है, आकार है, वो जिस पात्र में इसको डाला जाएगा उसी पात्र के अनुसार ये आकार को ग्रहण कर लेते हैं या आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। मान लिया इसको आपने किसी मग में डाल दिया तो उसका आकार ले लेंगे, किसी बोतल में डाला है बोतल का आकार ले लेंगे, या उसको आपने फर्श पर फैला दिया तो ये फर्श का आकार ले लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले सकते हैं, जैसे जल है तो जल को आप जिस पात्र में डालोगे उसी पात्र के अनुसार ये आकार ग्रहण कर लेता है। अगली जो अवस्था, तीसरी जो अवस्था है, इसमें क्या होगा, कण यथार्थ रूप से होते हैं, कोई आकर्षण बल नहीं होता है, जिसके कारण इसका आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों ही क्या होंगे, अनिश्चित होंगे, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ये इसकी अपन पहली विशेषता बता सकते हैं कि ठोस, द्रव्य और गैसीय पदार्थों की क्या विशेषता होती है। दूसरी, जो ठोसीय पदार्थ होते हैं उन ठोसीय पदार्थों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। जबकि जो द्रव अवस्था वाले हैं इसमें थोड़ा बहुत पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि बहुत कम विसरण होता है, बहुत कम विसरण होता है। जबकि गैसीय अवस्था होती है उसमें विसरण का मान बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक विसरण पाया जाता है। जो भी गैस है, जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कोई भी गैस है, या यूं कहें कि जो ईथर भी होता है, तो ईथर को भी क्या है कि जैसे आपने उसको खुले में छोड़ दिया तो उसकी गंध क्या होगी, चारों ओर फैल जाती है, चारों ओर क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। तो इसमें आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। अमोनिया गैस है, कमरे के एक कोने में उसको आपने खोल दिया उसका ढक्कन, तो पूरे कमरे में क्या फैल जाएगी, अमोनिया गैस की गंध फैल जाती है। तो कहने का मतलब कि गैसीय जो अवस्था होगी उसमें विसरण का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। तीसरी विशेषता कि जो ठोस अवस्था होगी उस ठोस अवस्था में संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता है, गुण नहीं पाया जाता। संपीड़ितता का मतलब क्या हो गया, संपीड़ितता का मतलब है कि इसको दबाया नहीं जा सकता। ठोस, जैसे मेरे पास चौक है, चौक को मैं कितना दबाऊंगा, दबाया नहीं जा सकता, यानी इसको शेप है, उसकी आकृति है, उसको दबाया नहीं जा सकता। या आपके पास कोई लकड़ी का गुटका है, क्या लकड़ी के गुटके को आप दबा सकते हो, नहीं दबा सकते। तो कहने का मतलब कि जो ठोस अवस्था होगी उसमें संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता है। द्रव जो अवस्था है इसमें थोड़ा बहुत पाया जाता है, क्या कह सकते हैं, थोड़ा बहुत पाया जाता है, यानी कम पाया जाता है लेकिन बहुत कम। और इसमें क्या होगा, सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक संपीड़ितता का गुण होगा। एलपीजी गैस है, उस एलपीजी गैस को क्या करते हैं, संपीड़ित करके गैस टंकी के अंदर या सिलेंडर के अंदर भर दिया
जाता है। तो कितनी संपीड़ितता उसमें होती है, वो संपीड़ितता हुई क्यों? उसका कारण यही था कि उनके कणों के बीच में आकर्षण बहुत कम होता है, कम होने के कारण उनको संपीड़ित किया जा सकता है। इसके अलावा कि जो ठोस अवस्था वाले जो पदार्थ होते हैं उनके जो गलनांक और क्वथनांक हैं, बॉइलिंग पॉइंट और इसके जो मेलिंग पॉइंट हैं, उनका मान उच्च होता है। यूँ कह सकते हैं कि गलनांक व क्वथनांक क्या होंगे? उच्च होंगे। इनके क्या होंगे? इसका अपोजिट हो जाएगा, इनमें इनके कम होंगे। अगला कह सकते हैं कि जो भी ठोस पदार्थ होंगे उनका जो घनत्व है, घनत्व काफ़ी उच्च होता है, उच्च होता है, जबकि द्रव्य और गैसीय पदार्थों का जो घनत्व होगा वो कम होगा। तो इस प्रकार से अपने देखा कि जो पदार्थ की 3 अवस्था हैं, ठोस, द्रव्य और गैस अवस्था। तो इसमें पदार्थ ठोस अवस्था की क्या विशेषता है, द्रव्य अवस्था की क्या है और गैसीय अवस्था की क्या विशेषता है। इस अध्याय में अपन को जो अध्ययन करना है वह मुख्य रूप से अपनी एक अवस्था है, ठोस अवस्था। उस ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तो यहाँ पर अपना मुख्य जो पार्ट इस चैप्टर का रहेगा वह है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठोसों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके पश्चात इसके जो परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ने से जो इकाइयाँ बनती हैं, वो इकाइयाँ कौन कौन सी बनती हैं, किस प्रकार से इनकी संरचना ठोसों की बनती है, उस सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी है ठोस अवस्था। वो ठोस अवस्था का यहाँ पर हम प्रकार पढ़ने वाले हैं, या यूँ कहें कि ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार, इन प्रकारों को पढ़ना है। और इस प्रकार में जो हम पहला जो प्रकार है वह किस आधार पर करेंगे? ज्यामितीय आधार पर, ज्यामिति के आधार पर कि जो अवयवी कण हैं उन अवयवी कणों की संरचना किस प्रकार से है पदार्थ के अंदर, उस आधार पर अपन ठोसों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। और ज्यामिति के आधार पर जो ठोस अवस्था है या जो ठोस पदार्थ हैं इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होते हैं आपके क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। यानी पहला प्रकार कौन सा इसका? क्रिस्टलीय ठोस। पहला कौन सा? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा आपका है अक्रिस्टलीय ठोस। इन दोनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला क्रिस्टलीय और दूसरा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। तो इन्हीं की एक एक करके अपन यहाँ विशेषता पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे। तो इसको अपन एक चार्ट के द्वारा इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, ये इसके गुण आ जाएंगे और ये क्रिस्टलीय और ये आपका है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो उसमें पहला जो अपन यहाँ गुण लेते हैं वो उसकी ज्यामिति का ले लेते हैं, ज्यामिति का गुण। ज्यामितीय गुण कि ज्यामितीय गुण इसका क्या होगा? ज्यामिति जो क्रिस्टलीय ठोस का एक एग्जाम्पल अपन लें, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, और इसके जो अवयवी कण कौन से अवयवी कण है? 2 अवयवी कण है, एक Na का है और दूसरा कौन सा है? Cl का है। तो उसमें इसकी संरचना देखें तो क्या बनेगी? NaCl Na
Cl Cl Na Cl Na, यानी इस प्रकार से इसके जो अवयवी कण हैं वो एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रहते हैं। सोडियम पर चार्ज क्या आपका पॉजिटिव नेगेटिव, ये चार्ज इसके ऊपर जो है उसको लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो अवयवी कण है वो एक निश्चित संरचना में है, इनका जो है वो निश्चित एक क्रम है। जैसे सोडियम के बाद क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, धनायन के पश्चात ऋणायन, ऋणायन के पश्चात वापस धनायन, तो इसमें एक निश्चित संरचना है। तो क्रिस्टलीय जो भी ठोस होंगे उसकी ज्यामितीय संरचना क्या होगी? निश्चित ज्यामितीय संरचना होगी। इसके अलावा अक्रिस्टलीय ठोस में जैसे रबर की संरचना अपन ले लें, तो रबर के जो अवयवी कण जो भी होंगे उनकी कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है, यानी ये जो कण है इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, या यूँ कहें कि इनकी कोई व्यवस्था होती ही नहीं है, या यथार्थ रूप से ये एक दूसरे के अंदर फैले हुए रहते हैं। तो जो क्रिस्टलीय होंगे उनकी संरचना क्या होगी? निश्चित होगी, और इनकी क्या होगी? अनिश्चित होगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामितीय संरचना, क्या लिखूंगा यहाँ पर कि ज्यामितीय संरचना व अभिलाक्षणिक इनके जो भी गुण हैं वह क्या होंगे? निश्चित होंगे, निश्चित होंगे। इधर क्या हो गया? अनिश्चित होगी, इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका क्या होगा? अज्यामितीय संरचना, या ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होगी। क्या लिखेंगे? ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होगी। तो निश्चित नहीं होगी इसका मतलब कौन से ठोस हैं आपके? वो अक्रिस्टलीय ठोस हैं। उस संरचना यदि निश्चित होगी तो कौन से ठोस हैं आपके? क्रिस्टलीय ठोस हैं। अगली विशेषता, दूसरी विशेषता अपन देखें तो वो है गलनांक और क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक कि क्रिस्टलीय जो ठोस होंगे उसमें गलनांक और क्वथनांक का जो मान है वह निश्चित होता है और अधिक होता है, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग जो पॉइंट है उनका मान क्या होगा? कम होगा, यानी कोई निश्चित इनका मान नहीं होगा। जैसे रबर है तो रबर में क्या होगा? जैसे इसको आप गर्म करना प्रारंभ करोगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? पिघलना प्रारंभ हो जाता है, नरम पड़ने लग जाता है। तो अपन यहाँ क्या कहेंगे? गलनांक व क्वथनांक। इसका क्या होगा? निश्चित होगा। NaCl है या कोई दूसरा और पदार्थ ले लें तो एक निश्चित पॉइंट के ऊपर वो गलना है प्रारंभ करेगा या जमना प्रारंभ करेगा। जैसे जल का उदाहरण ले लें या कोई और उदाहरण ले लें तो निश्चित गलनांक क्वथनांक होता है। यहाँ पर ये निश्चित नहीं होगा, ये गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? निश्चित नहीं होता है। एक तापमान के ऊपर वो क्या हो जाएंगे? नरम पड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसका क्या होगा? निश्चित नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा। तापमान के परिवर्तन से, यूँ कह सकते हैं कि तापमान परिवर्तन से क्या आ जाएगा? वो नरम पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, नरम पड़ते हैं। किसके संदर्भ में कह रहे हैं यहाँ पर? रबर के संदर्भ में कह रहे हैं कि जैसे तापमान परिवर्तित करेंगे
बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, नरम पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण यदि अपन लें तो वह है शीतलन वक्र का। शीतलन वक्र बता देता हूं। पहले इसका जो शीतलन वक्र होता है वो क्या होता है, असतत होता है, और इसका क्या होता है, सतत वक्र होता है। अब सतत और असतत क्या होता है इसको अपन यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास जल था, ये y अक्ष है, यहाँ पर मैं तापमान ले लेता हूँ, तापमान, और यहाँ पर ले लेता हूँ समय। भाप है जल की। मान लिया कि इसका जो प्रारंभिक तापमान है वो 180 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर था। अब समय के साथ टेम्परेचर में क्या आ रही है, जैसे मान ले रहे हैं कि कमी आ रही है, मान लेते हैं 160 से कितना होगा, 180 से 160 डिग्री हो गया, 140 हो गया, 120 हो गया, 110 डिग्री सेल्सियस हो गया, और कितना हो गया वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो देखिए कि जब इसका तापमान समय के साथ क्या आ रहा है, परिवर्तित हो रहा है, कम हो रहा है। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो उस समय अपन देखते हैं कि जो जल अपने लिया था उसके टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसका टेम्परेचर एक समान रहता है। ये इस प्रकार से क्यों, इसका कारण देखो कि जब 180 डिग्री पर जो जल था किस रूप में था, भाप में था। अब जैसे जैसे जल है किस रूपांतरित, जो टेम्परेचर में कमी आ रही है और इसका टेम्परेचर कितना हो गया 100 डिग्री, और आपको पता है कि 100 डिग्री पर जो जल है किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो जब तक पूरी जो भाप जल में रूपांतरित नहीं हो जाती तब तक इस तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यूं कहें कि ये जो पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट के ऊपर जो पदार्थ की जो अवस्था है उस अवस्था पर तापमान उसका नियत रहता है। जब उसकी अवस्था परिवर्तित होती है तो उस समय क्या होगा, उस पदार्थ का जो टेम्परेचर है वह क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब जैसे ही 100 डिग्री से, यानी यहाँ पर नियत हो गया, अब 100 डिग्री से टेम्परेचर कम हो रहा है, जैसे हो गया 90 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री है, 40 है, मान लेते हैं कितने डिग्री हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, और ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर में वापस क्या आ रही है, इस प्रकार से कमी आ रही है। अब जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पर वापस एक स्थिर लेवल में आ जाएगा समय के साथ टेम्परेचर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो द्रव्य है किस रूप में आ रहा है, ठोस अवस्था में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पदार्थ की जब अवस्था परिवर्तित हो रही है तो जिस अवस्था में वो आएगा उस समय उसका जो टेम्परेचर है वह क्या रहेगा, नियत रहेगा। और ये जो लेवल बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, पदार्थ जो है उसकी अवस्था परिवर्तन का तापमान नियत रहता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, अवस्था परिवर्तन का तापमान क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब इससे और कम जाएगा, जैसे माइनस में मान लेते हैं कि 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये 5 डिग्री हो गया, तो वापस उसमें क्या आता है, इस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है। तो यहाँ पर ग्राफ क्या देख रहे हो कि टेम्परेचर में कंटिन्यूअस कमी आ रही है, एक स्थिर लेवल प्राप्त हो गया, फिर कमी आ रही है, एक स्थिर लेवल प्राप्त हो गया। यहाँ पर भी ये क्या है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन है, यूं भी कह सकते हैं, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। तो जहाँ पर टेम्परेचर नियत रहता है वहाँ पर पदार्थ की क्या होती है, अवस्था परिवर्तित होती है। तो इसका वक्र जो प्राप्त हो रहा है, ग्राफ हमें प्राप्त हो रहा है, वो किस प्रकार का ग्राफ है, असतत ग्राफ है। जबकि एक्रिस्टलीय ठोस में जैसे रबर आपका है, उसको आप देखोगे यहाँ पर तापमान
और ये समय कि जैसे रबड़ को आपने गर्म करना प्रारंभ कर दिया तो क्या होगा, एक टेम्परेचर के साथ उसमें जो ग्राफ बनेगा वो एक सतत रूप से एक सरल रेखा के रूप में इसका प्राप्त होता है। तो ये जो वक्र होगा किस प्रकार का होगा, सतत वक्र होगा। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे उसका वक्र असतत रूप से इस प्रकार से आएगा, और जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनका वक्र कैसा आएगा, सतत वक्र आता है। तो ये